बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, आपको मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न आपके कोर्स में दिए गए अध्यायों पर अपनी बात रख रहा हूं। कल मैंने असहयोग आंदोलन पर बात की थी। असहयोग आंदोलन के बाद आपके जो सिलेबस में अध्याय है वह है स्वराज पार्टी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में स्वराज पार्टी की भी महती भूमिका है। अब क्या है स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का क्या उद्देश्य है, यह समझना थोड़ा जरूरी है। असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। उसके बाद गांधी को जेल में डाल दिया गया। असहयोग आंदोलन ने कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के नेताओं, खासतौर से हिंदुओं और मुसलमान नेताओं में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू और कांग्रेस के भीतर रह रहे हिंदू और मुसलमान नेता एक दूसरे के बहुत नजदीक आए। दोनों ने एक दूसरे के भाव को, मन के भाव को समझने का प्रयास किया, लेकिन असहयोग आंदोलन के एकाएक सस्पेंड करने से, समाप्त करने से, रोकने से कांग्रेस के भीतर ही गांधी से कांग्रेसी नेताओं का मतभेद हो गया। इसी बात कांग्रेस के बाहर अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी और इसके कारण आम जनता के भीतर आंदोलन के प्रति, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अवसाद की स्थिति, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस और खिलाफत कमेटी के आपसी संबंधों को जो मजबूत हो रहा था वह कमजोर हो गया। ब्रिटिश सरकार ने इस अवसाद की स्थिति को, इस निष्क्रियता की स्थिति का फायदा उठाया और उसने ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक रास्ता अपनाया और क्रांतिकारियों को दबाने के लिए, क्रूरता से दबाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाने का प्रयास किया। हिंदू और मुसलमान यह मानने लगे थे कि असहयोग आंदोलन को एकाएक रोकना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर करना हुआ। लेकिन ब्रिटिश सरकार के बार बार प्रयास के बावजूद भी वे क्रांतिकारियों को रोक नहीं सके। बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए। असहयोग आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दंगे हुए। 1923 में हिंदू और मुसलमानों के दंगे एक व्यापक रूप ले लिए थे। अमृतसर, मुल्तान, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर इत्यादि जगहों पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगों ने भयावह रूप लिया। 1924 में यह दंगे रुके नहीं। 1924 में यह दंगा दिल्ली, कलकत्ता, गुलबर्गा, जबलपुर, नागपुर, लाहौर, लखनऊ और इलाहाबाद तक फैल गया। इतना बड़ा परिणाम हुआ असहयोग आंदोलन, गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को एकाएक रोकने से।
1925 में दिल्ली में भयंकर दंगा हुआ और यह दंगा 1927 तक चलता रहा। इस वातावरण में 1925 में हिंदू महासभा ने एक प्रोटेस्ट आयोजित किया और उसने हिंदुओं के अधिकारों को संरक्षित करने की मांग की। अनेक लोगों की यह मान्यता थी कि कांग्रेस हिंदुओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में पूर्णतः असफल है और कांग्रेस मुसलमानों के लिए अधिकारों के लिए सुरक्षित रखने के लिए अपना सारा दमखम लगा रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के प्रति हिंदुओं में मोह कम होने लगा। 1920 फरवरी में गांधी जेल से छूट गए क्योंकि वो बीमार थे और 21 दिन तक उन्होंने अनशन किया था दिल्ली में। इसलिए अनशन किया था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा समवाय, एक अच्छा समन्वय स्थापित हो सके। का असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति ने कांग्रेस के भीतर जो विवाद पैदा हुआ, जो विखंडन पैदा किया, वह कांग्रेस के अस्तित्व पर ही खतरे के रूप में सामने आए। उसके बाद तुरंत चुनाव होने थे, परिषदों के चुनाव होने थे। यह सवाल उठा कि कांग्रेस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जिस लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव की घोषणा 1919 के एक्ट में की गई थी। नॉन कोऑपरेशन कमेटी जो थी कांग्रेस की, उसने सस्पेंशन की, आंदोलन के सस्पेंशन की बात की थी। नॉन कोऑपरेशन कमेटी ने देश की हालात का जायजा लिया और यह घोषणा की कि तत्काल कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस नॉन कोऑपरेशन कमेटी के सदस्यों में बिखराव था और यह बिखराव इसलिए था कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भाग ले कि नहीं ले। डॉक्टर एम ए अंसारी, सी राजगोपालाचारी, एस कस्तूरी रंगा अय्यर इस बात के समर्थक थे कि कांग्रेस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। हाकिम अजमल खान, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल इस बात के समर्थक थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन एक तरह से असफल हो गया है और वे चाहते थे कि इस असफलता को दबाने के लिए कांग्रेस को काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए। बाद में देशबंधु चितरंजन दास ने भी काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस के भाग लेने का समर्थन किया। उनका कहना था कि काउंसिल के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत हासिल करना चाहिए और बहुमत हासिल करने के बाद स्वराज्य की मांग करनी चाहिए। और अगर अंग्रेज सरकार स्वराज्य की मांग को स्वीकार नहीं करती तो काउंसिल की गतिविधियों से अपने को दूर कर लेना चाहिए।
यह प्रस्ताव दिया गया। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने, जो कलकत्ता में जिसकी बैठक हुई, उसमें दो तरह के विचार आए और वो विचार बड़े तीखे थे। कांग्रेस जो यह चाहती थी कि काउंसिल के चुनाव में भाग न ले, वे उन्होंने कहा कि हमें रचनात्मक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जैसा कि गांधी जी ने हमें रचनात्मक कार्यक्रमों की बात बताई है। गांधी को मनाया गया कि वो असहयोग आंदोलन पूरा शुरू करे, लेकिन गांधी अपने बात पर अड़े रहे और अपने विचारों में परिवर्तन ले आने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। गया 1922 के दिसंबर 1922 के कांग्रेस के गया सेशन में यह बात उठाई गई। सीआर दास उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, मोतीलाल नेहरू जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए, लेकिन बहुसंख्यक कांग्रेस की बहुमत ने उनकी बात पर मुहर नहीं लगाई। सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू दोनों ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से बाहर जाकर के एक अलग राजनीतिक दल बनाने की घोषणा की। सीआर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक अलग दल बनाया, उसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बना। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। उन्होंने अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में भाग लेने की तैयारी शुरू कर दी। स्वराज पार्टी के समर्थक थे, उनको लोकप्रियता मिलने लगी और नो चेंजर जो लोग थे उनको कांग्रेस के भीतर अलग थलग पड़ना पड़ा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनको जेल से रिहा किया गया था, ने दोनों ग्रुपों के बीच में, दोनों समूहों के बीच में 1923 में एक समझौता करने का प्रयास किया। सितंबर 1923 में एक विशिष्ट सेशन कांग्रेस का बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की। इस सेशन में यह निर्णय किया गया कि कांग्रेस के लोग जो लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, वे चुनाव में भाग ले सकते हैं, और जो लोग उसमें भाग नहीं लेना चाहते और गांधी के साथ कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेना चाहते हैं, वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चला सकते हैं। गांधी फरवरी 1924 में जेल से छूटे। उस समय काउंसिल का चुनाव हो रहा था। स्वराज पार्टी उसमें सफल थी। गांधी ने
स्वराज पार्टी के लोगों के साथ मूक समर्थन दिया। और इस मूक समर्थन से जो नो चेंजर ग्रुप था और चुनाव में लड़ने वाला ग्रुप था, वो उन दोनों ग्रुपों को कांग्रेस के भीतर रहने के लिए उन्होंने सहमति प्राप्त कर ली। तो कांग्रेस की एकता को गांधी ने बनाए रखने का प्रयास किया। इस प्रकार स्वराज पार्टी का गठन, दूसरे नाम से गठन, अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना थी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। बारदोली राष्ट्रीय कांग्रेस को जो आघात लगा था, उसने अगले 5 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एकदम पस्त कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व में एक वर्ग, जिसका प्रतिनिधित्व अन्य लोग कर रहे थे, उन्होंने इस तरह के विवाद को उठा करके कांग्रेस को एकता को ही खतरे में डाल दिया। स्वराज पार्टी के जो समर्थक थे वे गांधी से अलग नहीं थे, गांधी के विचार के ही सहमत थे और वे स्वराज्य को जीतना चाहते थे, स्वराज्य को वापस लेना चाहते थे और सिविल डिसओबिडियंस को समर्थन देना चाहते थे। वे चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनका प्रवेश हो और जनता को लेजिस्लेटिव काउंसिल के संदर्भ में अपनी बात रखने का मौका मिले। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्त करना। वे चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से स्वराज्य की प्राप्ति की घोषणा हो और इस बात को स्वीकार किया जाए कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिले। यदि वे रिफ्यूज करते हैं, ब्रिटिश सरकार रिफ्यूज करती है, तो वे संवैधानिक कार्यक्रमों का विरोध करेंगे, अंग्रेजों के संवैधानिक कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। स्वराज पार्टी का दूसरा उद्देश्य था कि वे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे चलाएं और कंस्ट्रक्टिव लेजिस्लेशन, सकारात्मक विधायिका के नाम पर काम करें और गांधी के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में भूमिका का निर्वाह करें। यदि वे फेल होते हैं तो स्वराज्य पार्टी के लोगों का यह विचार था कि वे लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा देकर नागरिक अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गांधी के नेतृत्व में वे भाग लेंगे। 1923 में जो चुनाव हुआ उसने 48 सीटें जीती और उन्हें पूर्ण बहुमत, सेंट्रल प्रोविंस में उन्हें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बंगाल में उनको सबसे अधिक सीटें मिली। बॉम्बे, यूपी और आसाम में उन्हें अच्छी खासी सफलताएं मिली। स्वराज पार्टी के लोगों का यह एक्सपेरिमेंट, यह प्रयोग 5 वर्ष तक चलता रहा। केंद्र में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अनुसार एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अनुसार
1919 के एक्ट में परिवर्तन किया जाए। जब वह रिफ्यूज करेंगे तो वे बजट का विरोध करेंगे, बिलों का विरोध करेंगे और दमनात्मक कानूनों को वापस लेने की सरकार से मांग करेंगे। उन्होंने मुद्दिमन कमेटी एक बनाई और उस मुद्दिमन कमेटी के रिपोर्ट को 1919 के रिफॉर्म के संदर्भ में प्रस्तुत करने की बात की। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया। डायरकी, प्रोविंस की डायरकी काम नहीं कर रही थी। स्थानीय जो संस्थाएं थी, स्थानीय संस्थाओं में जहां स्वराज पार्टी बहुमत में थी, वहां वे सकारात्मक रूप में काम करने को राजी हुए। लेकिन बाद में जब स्वराज पार्टी के लोगों ने देखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में उनकी बात बहुत गंभीरता से नहीं चल रही है, तो उन्होंने कुछ निश्चित प्रतिबंधों के आधार पर सरकार का समर्थन करने की भी बात की। 1924 में स्वराज पार्टी ने स्टील प्रोटेक्शन कमेटी को स्वीकार किया। पंडित मोतीलाल नेहरू स्किन कमेटी के मेंबर बने और सेंट्रल असेंबली के स्पीकर बने। सीआर दास के 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर हो गई। 1926 में कांग्रेस के आह्वान पर स्वराज पार्टी के अनेक नेता कांग्रेस में पुनः चले गए। इस प्रकार आप देखिए कि स्वराज पार्टी अपने उद्देश्यों में असफल रही, लेकिन स्वराज पार्टी ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया और सकारात्मक भूमिका का निर्वाह इस संदर्भ में किया कि उन्हें स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य की मांग को एक अच्छे ढंग से देश में उठाने के लिए स्वराज पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।